गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है डे 12 पेनेशिया का 40 डे स्ट्रैटेजी शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आज क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े से हैं, एक छोटा सा टेस्ट पेपर टाइप्स मैंने बनाया है, मिले जुले क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनेशिया का 40 डे स्ट्रैटेजी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई देखो, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। यानी कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए, एक ट्राई तो देना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ट्राई के अगर आप पूछना चाहते हैं तो नाउ इट इज़ टाइम कि अब बहुत आप लोग पढ़ चुके हैं, हार्डली अब यहाँ पर भाई आज 16 है, तो मतलब ये मान के चलिए कि 28 या 29 डेज जो हैं वो बचे हुए हैं। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का अब समय नहीं है, तो गिव मोर टाइम टू प्रैक्टिस। और जब मतलब इसके कि आप अभी अपने दिमाग को मगिंग में लगे हुए हों या नए फैक्ट्स जो हैं वो आप ढूंढने में लगे हुए हों, उसे छोड़ दीजिए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। नाउ इट इज़ टाइम टू होन योर स्किल्स एंड नथिंग एल्स। और इसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो इंग्लिश सूत्रा का जो पाइनियर बैच है वो आप इसमें समय रिवीजन चल रहा है हमारा, यानी कि जो पुराने टेस्ट हुए हुए हैं हमारे, हम उन्हीं टेस्ट पेपर्स को में कुछ और चीज़ें जोड़ ऐड ऑन करके स्टूडेंट्स को रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। यही एक तरीका होता है कि आप नई बार बार चीज़ें परोसे जाओगे तो स्टूडेंट्स एक छोड़ पुराना भी भूल जाएगा। और स्कोपम भी चल रहा है जो कि पीजीटी का प्रैक्टिस टेस्ट है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। फिलहाल जो मेरा पेपर है वो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पेपर शुरू करते हैं, थोड़े से बड़े बड़े से क्वेश्चन हैं आप पहले शुरुआत के। पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। In Shakespearean tragedies, the concept of hamartia is crucial. Which of the following best defines hamartia in a context of a tragic hero? तो क्वेश्चन आप पढ़ के पहले क्वेश्चन देखिएगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में जो हेमर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही क्रूशियल है, तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन हेमर्शिया की है? A villainous trait that directly causes the hero's downfall, an external force or fate that predetermines the hero's destiny, a tragic flaw or error in judgment that ultimately leads to the hero's demise or downfall, और a moment of sudden realization। तो अगर हम बात करते हैं, बात यहाँ पर शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज की हो रही है, तो शेक्सपियरियन एक्सटर्नल दैट, अगर आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात नहीं होती तो एरर इन जजमेंट होता या मिसिंग द मार्क होता, लेकिन जब हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं तो वो होता है ट्रेजिक फ्लॉ और या एरर इन जजमेंट। तो द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज सी। द करेक्ट आंसर इज सी। That is C, a tragic flaw or error in judgment. Now question number 2. Shakespeare's comedies often utilize specific dramatic devices to create humor and drive the plot. Which of the following is a common characteristic found in many of Shakespearean's comedies? यानी कि कौन सी ड्रामेटिक डिवाइस शेक्सपियरियन कॉमेडीज में बहुत यूज की जाती है? तो a consistent tone of cynicism and social satire, the presence of supernatural elements, the use of disguise and mistaken identity, leading to humorous situations and eventual resolution through marriage, a tragic hero who undergoes a सिग्निफिकेंट मॉरल डिक्लाइन। तो बात किसकी की जा रही है? कॉमेडीज जो है वो एक स्पेसिफिक ड्रामेटिक डिवाइस, यानी कि ट्रांसवेस्टाइट या क्रॉस ड्रेसिंग जिसे आप कह सकते हैं, या जिसे मिस्टेकन आइडेंटिटी है, तो उसमें ये बहुत, इसमें प्लॉट जो है वो आगे बढ़ता रहता है। तो इसका आंसर है द यूज ऑफ डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। ना क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से हैं, हालांकि क्वेश्चन की थीम जरा सी ही है। शेक्सपियर सॉनेट्स आर रिनोन फॉर देयर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस थीम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टिपिकल राइम स्कीम एंड कंक्लूडिंग एलिमेंट ऑफ अ शेक्सपियरियन सॉनेट? आप सभी को पता है कि शेक्सपियरियन सॉनेट क्या होता है। 14 लाइन्स विद ए बी सी डी ई एफ जी जी राइम स्कीम कल्मिनेटिंग इन अ राइमिंग कपलेट दैट ऑफन प्रोवाइड्स अ रेजोल्यूशन और ट्विस्ट। तो यही इसका आंसर है।
तो इसी को मैं यहीं पे मार्क ही कर देती हूँ, क्योंकि इतना लंबा लंबा पढ़ने से बेहतर ये है कि इसे मार्क ही कर दूँ कि भाई देखो इनके जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं उनको डिवाइड करा गया है 3 कपलेट्स में, और लास्ट 3 कपलेट कह रही हूँ, 3 क्वार्टरेंस में, और लास्ट का कपलेट होता है। Shakespeare's history plays often engage with complex political and social issues of his time, although through a historical lens. Which of the following is a primary function of Shakespeare's history plays? यानी कि शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज इनमें से कौन सा फंक्शन करते हैं, प्ले करते हैं? To provide a meticulously accurate and unbiased account of historical events for educational purposes, to primarily focus on the personal lives and romantic entanglements of historical figures, to explore themes of leadership, power, national identity, and the consequences of political actions, often reflecting contemporary concerns, to offer purely escapist. तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप यहाँ पर देखिए एक एक करके, एक अनबायस्ड अकाउंट है क्या, पर्सनल लाइव्स एंड रोमांटिक, या टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लीडरशिप। तो बेसिकली जो इसका है, उनके हिस्टोरिकल प्लेस कंप्लीटली आप अनबायस तो नहीं कह सकते उन्हें, तो उनके जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लीडरशिप, पावर, नेशनल आइडेंटिटी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस, ऑफन रिफ्लेक्टिंग कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स। जैसे जूलियस सीजर जब आई थी, जूलियस सीजर उनके हिस्टोरिकल प्लेस में नहीं, लेकिन उनके रोमन प्लेस में जो आता है, तो उसमें उस समय का एक उन्होंने जो रिबल था उसको की वजह से उसको लिखा था। और मकबेथ जो लिखा था तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई ही वॉज नॉट विद द कॉन्स्पिरेटर्स हु ट्राइड टू किल जेम्स फर्स्ट। The influence of Shakespeare on the English language and subsequent literature is profound. Which of the following is a significant contribution attributed to Shakespeare? मतलब शेक्सपियर ने लिटरेचर को कैसे स्ट्रेंथन किया है, कैसे उन्होंने एनरिच किया है? The establishment of strict grammatical rules, the introduction of entirely new literary genres, the coinage of numerous words and phrases, the exclusive use of Latinate vocabulary. तो आपको पता है कि शेक्सपियर ने बहुत सारे नए वर्ड्स जो हैं वो कॉइन करे हैं, तो इसका भी आंसर है आपका, दैट इज ऑल्सो सी। अब कुछ गॉल्सवर्दी के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। गॉल्सवर्दी द फॉरसाइट सागा primarily critiques which aspect of English society during the late Victorian and early Edwardian periods? तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि गॉल्स काफ़ी, क्योंकि ये ही कुछ क्वेश्चन हैं जो लंबे लंबे हैं, जो राइटर से संबंधित है। और द बर्जनिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, the declining influence of the aristocracy, the rigid materialism, possessiveness and social conventions of the upper middle class, the radical social and political movement। तो अगर हम बात करते हैं कि फॉरसाइट सागा में बताया क्या गया, सागा, फॉरसाइट सागा में जो सागा वर्ड है वो भी आयरॉनिकल है, और इसमें अपर मिडिल क्लास के बारे में बताया गया है। तो रिजिड मटीरियलिज्म, पॉसेसिवनेस, जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह है, तो इसका आंसर है आपका दैट इज सी, 6 का आंसर है सी। In Galsworthy's plays, particularly those classified as social problem plays, आप सभी को पता है कि गॉल्सवर्दी जो प्लेज लिखा करते थे उनके प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में रखा जाता है। What is a recurring dramatic technique he employs to highlight सोसाइटल इनजस्टिस? मतलब वो कौन सी ड्रामेटिक टेक्निक यूज करते हैं? द यूज ऑफ एक्सप्रेशनिस्टिक एलिमेंट्स एंड सिंबलिज्म, द क्रिएशन ऑफ ओवरली विलेनस कैरेक्टर्स, द प्रेजेंटेशन ऑफ रियलिस्टिक सिनेरियोज एंड द स्टार्क juxtaposition of characters from different social strata facing the same legal or moral dilemmas, the incorporation of facial farcical situations and witty dialogue। तो यहाँ पर ये जो है इसका भी आंसर सी ही है, ये मोस्टली इसके सबके आंसर सी ही हो रहे हैं, और लेकिन पढ़ के जो है लगाने चाहिए। द प्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिस्टिक सिनेरियोज एंड द स्टार्क जक्सटापोजिशन। तो बात ये है कि अगर आप बात करें गॉल्सवर्दी के प्लेस जो है ना, सोशल प्रॉब्लम प्लेस उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ना रियलिटी दिखाते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि जो रियल सिचुएशंस, रियल चीजों को दिखाते हैं। तो जो उनकी ड्रामेटिक टेक्निक है ना, वो है रियलिस्टिक सिनेरियोज। Which of the following best encapsulates Galsworthy's narrative approach in his novels, particularly in his depiction of characters and their motivation? तो पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
which of the following best encapsulates Galsworthy's narrative ये क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया है मैंने आपको, तो आप क्वेश्चन पढ़ ले तो बहुत अच्छा रहेगा. Which of the following best describes a detached and इनमें से कौन सा गोल्सवर्दी के नैरेटिव अप्रोच को बताता है, पर्टिकुलरली इन इज डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर मोटिवेशन? अ डिटैच्ड एंड ऑब्जेक्टिव omniscient narration, an intensely subjective stream of consciousness style, a balanced realism that meticulously details both the external actions and the internal conflicts of his characters. तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़कर आप लोगों को बता देती हूँ. क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी गोल्सवर्दी की नैरेटिव अप्रोच है? तो गोल्सवर्दी की जो नैरेटिव अप्रोच है वो है बैलेंस्ड रियलिज्म दैट मेटिकुलसली डिटेल्स. तो बैलेंस्ड रियलिज्म है. Galsworthy's plays Justice directly addresses flaws within which societal institution leading to significant public discussion and even some reform. क्या रिफॉर्म थे वो, ये अगर आप बता सकें तो बताइएगा. The parliamentary system, the education system, the judicial system and its often unjust application. आप सभी ने गोल्सवर्दी का प्ले जस्टिस जरूर पढ़ा होगा और आपको उसमें पता भी होगा कि जस्टिस जिसका टाइटल ही आयरॉनिकल है, उसमें फोल्डर को कहीं कोई जस्टिस नहीं मिलता है और जस्टिस आने के बाद कहते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाला जो सिस्टम था उसे मतलब उसमें रिफॉर्म्स किए गए थे. तो ये जो है यहाँ पर हुआ दैट इज सी द जुडिशियल जस्टिस जुडिशियल सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है. Beyond his famous Forsyte saga, Galsworthy explored various social issues in his other works. Which of the following themes is prominently featured in plays like? मतलब पूछा यह गया है कि स्किन गेम में और स्ट्राइफ में क्या थीम है? Artistic integrity, clash between traditional rural values and encroaching forces of urbanization, intense conflicts arising from industrial disputes, labor relations and class antagonism. यही है इसका. चाहे आप स्ट्राइफ लीजिए या स्किन गेम लीजिए, लॉयल्टी क्रिस क्रॉस ईच अदर. चाहे स्किन गेम जो है भाई सॉरी वो तो लॉयल्टीज का है. चाहे आप स्किन गेम जो है वो उसी पे है कि नोव्यू रिच और उसमें है, और स्ट्राइफ जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में और जो लेबर्स हैं उनके बीच में क्लैश को बताता है. ठीक है, तो ये दोनों ही प्ले जो हैं वो स्किन गेम हो या दोनों ही एक तरीके से एक जो है कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की, लेबर रिलेशंस की और क्लास एंटागोनिज्म की. चलिए ये हो गए हमारे लिटरेचर वाले क्वेश्चंस. आप जरा ग्रामर के क्वेश्चन लेते हैं. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन क्लॉज इन द फॉलोइंग. अंडरलाइन, पहले क्लॉज अंडरलाइन कर देती हूं. क्लॉज ये है, whoever wins the election, ये यहां तक, will face significant economic challenge, whoever wins the election. तो यहां पर आप ये देखते हैं ये वर्ब है और ये किसका काम कर रहा है? whoever wins the election, who will face significant economic challenges, whoever wins the. तो ये सारा जो क्लॉज है आपका ये किसका काम कर रहा है? ये who का काम कर रहा है. who का काम कौन करता है? नाउन क्लॉज करता है. और नाउन क्लॉज किस रूप में काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. तो इसका आंसर है आपका सी. In the sentence, she spoke softly that no one could hear no one could hear her. That ये जो अंडरलाइन क्लॉज है ये कौन सा है? She spoke so softly, then what? क्या हुआ? That no one could hear her. तो she spoke तो क्या हुआ? तो यहां पर रिजल्ट बताया जा रहा है. तो ये शी स्पोक सो सॉफ्टली, सिर्फ सॉफ्टली वर्ड होता तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता, मगर उस सॉफ्टली का रिजल्ट क्या रहा? दैट इज एडवर्ब जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट. द आंसर इज सी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट. Which of the following sentence contains an adjective clause functioning non-restrictively?
द बुक दैट आई, मैंने आपको एक चीज बताई भी थी कि कल कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस वो होते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, या रेस्ट्रिक्टिव, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस वो होते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये बुक के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है. स्टूडेंट्स हु स्टडी डिलिजेंटली, ये भी आपका रिलेटिव क्लॉज ही है, लेकिन ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सीरियस इंफॉर्मेशन दे रहा है. अब यहां ये देखिए, इसको पहचान में आ रहा है ये कॉमा से, तो यही है इसका, ये है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज. माय सिस्टर हु लिव्स इन मेरठ इज अ टीचर. तो माय सिस्टर इज अ टीचर, ये अपने आप में कंप्लीट है. हु लिव्स इन मेरठ, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को नॉन डिफाइनिंग या नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहा जाता है. Next is knowing that it was late, they decided to postpone the meeting. What type of clause is knowing that it was late? Noun, adjective, adverb या absolute clause. तो इसमें जो principal clause है वो है they decided to postpone the meeting. Why? Knowing that it was. तो why का जवाब दे रहा है, तो ये है adverb clause of reason. If you had informed me earlier, I could have made the necessary arrangements. Identify the type of the underlined clause. तो यहां पर ये है, देखिए आप जो है, मैं आपको इसको समझा रही हूं उसी हिसाब से ही देखिएगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन जो लिए गए हैं और मोस्टली के आंसर सी ही है, लेकिन इसको सिर्फ ये समझ के कि भैया पहले आंसर पढ़े बिना सी दे दें, तो कोई अगर आपके इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो वो तो घुमा देंगे ना उसमें, तो समझ के करिएगा. इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, तो ये आपका परफेक्ट कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है और थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल है, और यहां पर वो होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. नेक्स्ट है बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड. इसमें करेक्ट टेंस फॉर्म भरनी है हमें. बाय द टाइम द गेस्ट अराइव शी डैश ऑल द प्रिपरेशन. तो अगर फ्यूचर में दो काम होने हो जिनमें से एक काम पहले और एक काम बाद में होना हो, तो जो पहले खत्म होने वाला काम होगा दैट विल बी इन फ्यूचर परफेक्ट, और जो बाद में खत्म होने वाला काम होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो आप ये देखिए, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, जब तक गेस्ट आएंगे तो वो सारी प्रिपरेशंस कर चुकी होगी. तो शी विल हैव फिनिश्ड ऑल द प्रिपरेशंस. तो इसका आंसर है आपका बी. आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द. अब मैं आपको इस पहले क्वेश्चन को समझा दूं. ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको मुझे चेंज मॉडिफाई करती हूं. इसमें यह पूछा है कि हैविंग स्टडीड डिलिजेंटली. आपको इसका क्वेश्चन ये है कि हियर the participle phrase can be substituted with. ये क्वेश्चन मानिएगा. Here the participle phrase can be substituted with. यह पूछा having studied diligently he felt confident about the exam. Past perfect simple, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें, कि अगर मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही रख लूं तो फिर उससे ये सीख नहीं होगा, क्योंकि उसमें टेंस अलग है, इसमें अलग है. तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, अगर एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम होता है तो पहले वाले खत्म हुए काम में परफेक्ट पार्टिसिपल और दूसरे खत्म हुए काम में आप पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं. जैसे नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस चला गया. हैविंग फिनिश्ड ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस. तो इसका आएगा आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस. तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो आफ्टर ही हैड आ रहा है, तो यानी कि इसे सब्स्टिट्यूट जो किया जा सकता है वो किससे कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट सिंपल से. तो यहां ये जो ये कहने का मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होता है, एक्चुअली दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद पास्ट परफेक्ट टेंस. क्योंकि जब आप पार्टिसिपल फ्रेज यूज कर रहे हो तो वो फ्रेज है, उससे सिंपल सेंटेंस बनेगा. लेकिन अगर यदि इसी सेंटेंस को आप प्रॉपर वर्ब के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है. Which of the following sentences uses the present perfect continuous tense correctly to emphasize the duration of an action leading to a present result?
तो क्वेश्चन को पढ़िएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, और जो अभी जिसने प्रेजेंट रिजल्ट दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए तो यही है, एक ही है, ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ एंड जो है एंड ही इज एग्जॉस्टेड। देखिए अब एक और भी चीज यहाँ पे देखिएगा, एक मैं अगर इसका एक पॉइंट पकड़ पाए तो मैं देखती हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और आपसे देखना चाह रही हूँ कि आप इस पॉइंट को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ एंड ही इज एग्जॉस्टेड। एक प्रकार का क्वेश्चन एक बार 2016 में आया था कि उसमें लिखा हुआ था कि लास्ट मंथ के आगे वो लगाना था कि सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो थिंक दैट कि भाई लास्ट में एक देखिए सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ही हैज बीन वर्किंग ओवर दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, तो अगर लास्ट 2 मंथ्स है तो वो पीरियड ऑफ टाइम है अगर द लगा देते हो। लेकिन यदि आप लास्ट मंथ बोलते हो बिना द के तो इसका मतलब होता है जैसे लास्ट मंथ है, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो जस्ट प्रीसीडिंग मंथ, और अगर वो वाला है फॉर द लास्ट 2 मंथ्स तो यू डोंट नो कि कौन से लास्ट 2 मंथ्स के बारे में बात की जा रही है। तो यदि सिर्फ लास्ट मंथ आता है तो उसमें हम सेंस लगाते हैं, और अगर द लगा होता है तो हम उसमें जो है फॉर का यूज करते हैं। क्योंकि सिंस इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज पीरियड ऑफ टाइम। Select the most appropriate tense to fill in the blank. If I dash earlier, I could have caught the train. ये आपको सब पता ही चल रहा होगा कि ये हमारा थर्ड कंडीशनल है, I could have आ रहा है could have आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका past perfect tense, if I had left earlier. Analyze the use of tense in the following sentence. She said that she would be visiting her parents the following week. Would be visiting कौन सा है? Future simple, future continuous, past future simple, पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस। ऑब्वियसली यहाँ पर ये है पास्ट फ्यूचर कंडीशन जो है कंटिन्यूस टेंस है। जैसे होता है आई विल बी मीटिंग यू टुमारो, तो अगर इसको पास्ट टेंस पे बोलेंगे तो आएगा कि शी सेड दैट शी वुड बी मीटिंग अस दो टुमारो का द फॉलोइंग डे। तो यहाँ पर आएगा ये आपका है पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जब हम इसे नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। Choose the correct preposition to complete the sentence. She insisted dash to the museum despite the rain. ठीक है, she insist despite बारिश के बावजूद उसने म्यूजियम जाने के लिए, तो she insisted के साथ जो preposition लगता है वो लगता है on. She insisted on going to the museum. Identify the prepositional phrase in the following sentence. इस sentence में आपको prepositional phrase ढूंढना है। देखिए, the cat slept peacefully under the old oak tree in the garden. अब यहाँ तो 2 आ रहे हैं और दोनों ही वेयर का जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ तो ये तो 2 हैं, एक तो है नहीं। आप भी देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है, यानी कि जो एडवर्ब फ्रेज जिसे कहते हैं, द कैट स्लेप्ट पीसफुली वेयर अंडर द ओल्ड ओक ट्री, वो ट्री कहा था इन द गार्डन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपका एफ हो गया भैया, क्योंकि इसमें तो 2 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इसको कैसे हम वो करेंगे। हाँ, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मैं एक मिनट आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगी। देखिए
यहाँ पर अंडर द ओक ओल्ड ओक ट्री इन द गार्डन, ये पूरा का पूरा ही, ये पूरा सी और डी बोथ है, तो इसका आंसर सी भाई, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज तो दोनों ही है। द कैट स्लेप्ट पीसफुली अंडर द ओल्ड ओक ट्री, ये भी कंप्लीट है, और वो ट्री कहाँ है, इन द गार्डन, वो भी अपने आप में है, तो दो बोथ आर, क्योंकि आप दोनों ही वेयर का जवाब दे रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों ही प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सी एंड डी बोथ आर आंसर। सेलेक्ट द प्रेपोजिशन दैट बेस्ट इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखिए ये वाली चीज जो होती है ना, ये पहले भी, अगर आप बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो वहां पर उसमें कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं। अगर बाहर से अंदर की ओर आते हैं, अगर कमरे के अंदर ही हैं तो नहीं, बाहर से अंदर की ओर आते हैं, ये वॉक डैश द रूम, तो यहां आएगा इनटू। और बाहर से, क्योंकि पूछा भी गया है बेस्ट इंडिका, वैसे इसमें इन दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर इन होता तो लोग कंफ्यूज हो जाते, तो बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट के लिए आप लगाते हैं इनटू। ये नहीं है कि ऊपर से नीचे में ही इनटू लगता है, बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट के लिए भी इनटू का यूज किया जाता है। Which preposition correctly shows the relationship of time in this sentence? The meeting will be held dash Monday morning. तो यहां पर ये देखिए, इन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, एट मंडे मॉर्निंग या ड्यूरिंग मंडे मॉर्निंग, सारे ये प्रेपोजिशन है, अब आपको बताना है। देखिए जो दिन होते हैं उनके पहले कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, ये भी आपको पता है। Yes, that is the meeting will be held on Monday morning या on the morning of Monday, in the sorry, अगर morning पहले आता in the morning of Monday। क्वेश्चन नंबर 25, दे आर प्राउड डैश देयर अचीवमेंट्स, तो प्राउड के साथ लगता है दे आर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स, दे आर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट। देखिए हर किसी के साथ उसका एक अलग जो है वो प्रेपोजिशन होता है। ठीक है जी, तो सब फील बहुत ज़्यादा इलेटेड फील करना, दे आर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। यहाँ ये वाला क्वेश्चन तो इसको, क्योंकि ये थोड़ा वेग क्वेश्चन हो गया, इसको ही 26 में है। शी वेटेड फॉर हिम डैश द बस स्टॉप, तो यहाँ पर जो है वो लोकेशन पूछी गई है, लोकेशन के लिए आप लगाते हैं एट, शी वेटेड फॉर हिम एट द बस स्टॉप, शी वेटेड फॉर हिम एट द बस स्टॉप। अब यहां पर ना क्वेश्चन में पूछा गया था सराउंडिंग, किसी चीज के अंदर है तो वहां पर क्या आएगा, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग वेयर इन द पार्क, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर 29 है, द कार स्पेड डैश द ट्रैफिक लाइट, तो ये है थ्रू, ओवर, पास्ट या अंडर। तो यहां पर जो क्वेश्चन था, एक बार मैं आपको क्वेश्चन जो है वो बता देती हूँ, क्वेश्चन था क्या एग्जैक्टली। क्वेश्चन ये था, which preposition best expresses the idea of going past something, किसी चीज से हो को जो है इसमें आप ये तो बता ही दिया कि which preposition best expresses the idea of going past something, तो ये पूछा है कि going past something के लिए पूछा गया है, क्वेश्चन ये था। तो गोइंग पास समथिंग का मतलब ही होता है किसी चीज की जो फिजिकली मूविंग बियॉन्ड समथिंग, टू फिजिकली मूव बियॉन्ड समथिंग उसे कहा जाता है द कार स्पेड पास द ट्रैफिक लाइट, यानी कि ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर गई, दैट इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 में वैसे तो बहुत सारे कोई सा भी लग सकता है, दे ड्रोव बिसाइड द माउंटेन, दे ड्रोव अलोंग द माउंटेन, दे अब अबव तो नहीं हो सकता खैर, लेकिन क्वेश्चन इसमें यह पूछा था कि इनमें से कौन सा प्रेपोजिशन डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि किसी चीज के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, कि विच ऑफ द प्रेपोजिशन शोज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बताने वाला इसमें कौन सा है, बिसाइड, अलोंग या टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये अगर मंजिल की तरफ हो तो टू, और डायरेक्शन बतानी हो तो टूवर्ड्स, तो आंसर इज सी, दैट इज towards। अब ये कुछ
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है जो आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है करेक्टली स्पेल्ड है। आप इसमें देखिए अकोमोडेट के बारे में बताना है। तो देखिए क्या बहुत छोटी छोटी सी स्पेलिंग होती हैं मगर स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ACCOMMODATE, ACCOMMODATE। तो आप यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, बस ए में गड़बड़ नहीं है। दैट इज अकोमोडेट, दैट इज अकोमोडेट एंड द आंसर इज ए। इनमें से कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है? क्वेश्चन आया लाइसनिंग, अकरेंस या एंटरप्रेन्योर। Yes, that is C, OCCURENCE। एक आर फालतू लगा हुआ है इसमें। Select the correctly spelled word believe, BELIEVE। ये दो एक से हो गए, BELIE। अब ये ए और सी एक से हो गए हैं, BELIEVE, BELIEVE। अब ए और सी एक से होगा ना। अब इस वाले क्वेश्चन में एफ हो गया। क्या करें, दोनों ही ठीक है, ए भी ठीक है सी भी ठीक है। अब 34 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द ऑप्शन। सिमेट्री, जहां पर किसी को दफनाया जाता है, CE। अब ये वाले में थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि TA और TE में गड़बड़ हो जाती है ना। देखो CEMETERY, CEMETERY, TARY नहीं है, सिमेट्री। दैट इज CEMETERY, दैट इज B, सिमेट्री। अब इसमें बताइए कौन सा वर्ड स्पेल्ड इनकरेक्टली है? प्रिविलेज, सेपरेट, सुपरसीड या रिकमेंड। द आंसर इज C। इसमें सुपरसीड में जो आएगा वो SE आएगा, SUPERSEDE। SEDE पे होता है वो, उस पे नहीं होता है। मतलब CEDE नहीं होता। लगता है कि भाई CEDE सही है मगर होता नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब जो है बस आज मैं इतने ही करवा रही हूँ, बाकी का करवाती हूँ आप लोगों को कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड वील बी meeting tomorrow. Bye bye and best of luck.